नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है, कितने तरह के आईपीओ होते हैं और क्या फायदा होता है कंपनी को आईपीओ लेके आने में। तो ये सारी हम बातें इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ पाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी रेड बटन क्लिक करें यानी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पहले बात करते हैं कि क्या क्या हम लर्न करेंगे। सबसे पहले हम लर्न करेंगे व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ क्या होता है। सेकंड, हम लर्न करेंगे व्हाई डज अ कंपनी ऑफर एन आईपीओ, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। थर्ड, हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ गोइंग पब्लिक, कंपनी पब्लिक क्यों हो रही है, मतलब आईपीओ क्यों ला रही है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू। फोर्थ, हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के पब्लिक इशू होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन आईपीओ में, आईपीओ में कितने तरह के इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ के बारे में। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। It is a process by which a privately held company becomes a publicly traded company by offering its shares to public for the first time। मतलब जब कोई कंपनी जो प्राइवेटली कंपनी होती है वो पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है, मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती है और पब्लिक से पैसा रेस करती है, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बार जब कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है मार्केट में और वहां से पैसा रेस करती है, उन शेयर को सेल करने के जो शेयर सेल करने से जो पैसा रेस करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। ठीक है, थ्रू दिस आईपीओ द कंपनी गेट्स अ नेम लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, जहां पे सारी कंपनीज ट्रेड करती है, जहां पे बायर और सेलर उस शेयर्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जब आईपीओ आता है ये सारा प्रोसेस होने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। अब आईपीओ से इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, इन्वेस्टर को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस कंपनी का शेयर होल्डर बनने की और वहां से डिविडेंड अर्न करने की यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी देखो दोस्तों आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब उस कंपनी के शेयर्स बाय करके शेयर होल्डर बन सकता है और वो कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करेगी तो वहां से डिविडेंड भी और साथ साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्टर को फायदा होता है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। व्हाई डज अ कंपनी ऑफर एन आईपीओ, कंपनी क्यों ऑफर, मतलब कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। ठीक है, ऑफरिंग एन आईपीओ इज अ मनी मेकिंग प्रोसेस। देखो ये एक मनी मेकिंग एक्सरसाइज है। कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है जब भी कंपनी को पैसे की नीड होती है, जब भी कंपनी को एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस इंप्रूव करना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, कुछ लोन्स रीपे करने हैं, तो इसलिए कंपनी आईपीओ लेके आती है, मतलब पब्लिक से पैसा रेस करा जाता है। सेकेंड आ जाता है ट्रेडिंग स्टॉक्स इन द ओपन मार्केट मीन्स इंक्रीज लिक्विडिटी। अब देखो जब स्टॉक इंक्रीज, मतलब जो स्टॉक होता है ना, जब आईपीओ के बाद स्टॉक ट्रेड करता है, जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है, वो इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी। अब देखिए थोड़ा सा हम बैक पे चलते हैं, जब कंपनी का आईपीओ नहीं आता, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो जिनको हम कहते हैं पीई इन्वेस्टर यानी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कंपनीज में उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी बहुत छोटी होती है। अब उनको एग्जिट करने के लिए भी कंपनीज आईपीओ लेके आती है। जब उनको एग्जिट कराती है तब हम लोग शेयर, जैसे कैंप्स की अगर हम बात करें तो कैंप्स में एनएससी उसका इन्वेस्टर था और भी एक दो इन्वेस्टर थे जिन्होंने अभी अपने शेयर्स आईपीओ में सेल कर दिए। तो अब जो जिसने कैंप्स का आईपीओ में इन्वेस्ट करा वो वहां उसके शेयर होल्डर हो गए और एनएससी वहां पर एग्जिट कर गया। तो ये लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज हुई, ये आईपीओ पे लाने से इंक्रीज हुई लिक्विडिटी। ठीक है, और ये एक ओपन करता है डोर टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। जो एम्प्लॉय के स्टॉक ऑनरशिप प्लान होते हैं ना, ईसॉप जिसे हम कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान जिसे हम ईसॉप कहते हैं, वो भी यहां पर बेनिफिट करता है। अब देखिए जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी क्या करेगी, अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होगी ना उनको डिस्काउंट दे देंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, आईपीओ में बिड लगाएंगे, तो उनके लिए प्राइस बैंड यहाँ पे जैसे 140 रुपीज है एक शेयर का, कम जो एम्प्लॉयज है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, उनके लिए 10 रुपीज सस्ता कर देंगे। इस तरह के ईसॉप्स भी लाती है कंपनी, अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट करती है। तो एक तरह से मोराल जगता है, मतलब वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हो जाते हैं कि यार इस कंपनी के हम शेयर होल्डर बन गए हैं, तो उनको भी होता है अब इस कंपनी के लिए और मेहनत करें। तो एक तरह से कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अ कंपनी गोइंग पब्लिक मीन दैट द ब्रांड हैज गेन इनफ सक्सेस टू गेट इट्स नेम फ्लैश इन द स्टॉक एक्सचेंज। अब एक कंपनी का आईपीओ लाने का मतलब है कि एक कंपनी अच्छा ब्रांड है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आईपीओ नहीं लेके आती वो ब्रांड नहीं है।
बल एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना और नाम फ्लैश होना भी एक अच्छी कह लो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कंपनी की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे व्हाई डू कंपनीज गो पब्लिक, जो थोड़ा हमने पहले भी समझ लिया है। कंपनीज रेजिंग मनी थ्रू आईपीओ इज सेट एज कंपनी गोइंग पब्लिक। जब भी कंपनी पैसा रेज करती है आईपीओ से, उनको कहा जाता है कंपनी गोइंग पब्लिक। स्मॉलर या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज लार्जली गोज फॉर आईपीओ टू एक्सपैंड इज बिजनेस। अब जो छोटी कंपनीज होती है या थोड़ा से इंक्रीज कर रही होती है, वो आईपीओ इसलिए लाती है कि वो एक्सपैंड करे अपने बिजनेस को। ठीक है, और जो लार्जली प्राइवेट ओन्ड कंपनीज होती है ना, वो इंटेंड टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड थ्रू आईपीओ। अब जैसे बड़ी कंपनीज भी होती है जैसे कैंप्स, वो एग्जिट करने के लिए भी आईपीओ लेके आ सकती है। ठीक है, काफी तरीके होते हैं आईपीओ लाने के। ठीक है, गोइंग पब्लिक इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू कैपिटल रेजिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है कंपनी के लिए, ये प्रोवाइड करता है उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग सॉल्यूशन का यहाँ पे मतलब है जो ये पैसा रेस होता है आईपीओ के थ्रू, ये कभी भी कंपनी को वापस नहीं करना होता, ना ही इस जो पैसा रेस करा जाता है जिसमें आपको देखिए, आज एक कंपनी ने आईपीओ लेके आई, उसने आपको शेयर सेल कर दिए, आपने उसको पेमेंट दे दी 1 लॉट की, सपोज करिए 15,000 रुपये आपने पेमेंट दे दी, उसने आपको 100 शेयर दे दिए। अब आपको उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट दे या ना दे, आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो वो पब्लिकली ट्रेडेड वो शेयर बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट है, शेयर अगर नीचे गया तो आपको लॉस है। कंपनी ने जो वो पैसा रेस कर लिया, कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट फ्री पैसा है और वो कंपनी ने कभी भी वापस नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं, फर्दर कैपिटल रेस थ्रू आईपीओ नाइदर इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट चार्ज नॉर हैज टू बी रीपेड। ठीक है, ये एक बेनिफिट होते हैं कंपनी के गोइंग पब्लिक। ठीक है, मतलब आईपीओ लाने के ये एक बेनिफिट होता है कि जो पैसा कंपनी रेस करी उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो जाता है और शेयर्स देने होते हैं पर वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता और पैसे को वापस नहीं करना होता। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ गोइंग पब्लिक। क्या एडवांटेजेस है गोइंग पब्लिक की? जैसे मैंने आपको पहला बता रहा हूं, मनी रेस्ड थ्रू आईपीओ कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी आइदर फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन, एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन और इवन टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो आईपीओ से पैसा उठाया जाता है या तो वो ग्रोथ के लिए काम आ सकता है, एक्सपेंशन के लिए काम आ सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए काम आ सकता है, कुछ डाइवर्सिफिकेशन करनी है अपने बिजनेस में, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने उसके लिए काम आ सकता है, और इवन जो डेली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी की, उसमें भी पैसा कंपनी लगा सकती है जो आईपीओ से रेज करा है। सेकंड आ जाता है एडवांटेजेस, इंक्रीज लिक्विडिटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट इक्विटी जो पीई इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले ही आईपीओ से पहले ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी बहुत छोटी होती है। अब उनको एग्जिट दिलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, उनको एग्जिट दिलवाने के लिए लिक्विडिटी सबसे बढ़िया, अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो उसका आईपीओ ले आओ जिससे उसके शेयर जल्दी सेल होते हैं और कंपनी की लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है। थर्ड एडवांटेज है आईपीओ लाने की, टू पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। अगर कंपनी के ऊपर अपना कर्जा चढ़ा हुआ है, इस टाइम एग्जिस्टिंग काफी सारा डेट है, उस डेट को खत्म करने के लिए भी आईपीओ से मनी रेज करा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। इससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और विजिबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है जी। फिफ्थ आ जाता है इंक्रीज इन मार्केट शेयर। आईपीओ लाने से कंपनी का नाम बढ़ता है, नाम बढ़ने से ये हो जाता है मार्केट शेयर इंक्रीज होता है। जब भी आईपीओ आता है काफी सारी उस कंपनीज की एड देखते हो, बहुत सारी उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो एक तरह से कंपनीज की एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है और वहां से मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनेबलिंग चीपर एक्सेस टू कैपिटल, ये एक तरह का चीपर एक्सेस टू कैपिटल है। इसमें ज्यादा कॉस्ट, मतलब आईपीओ का जो मनी रेज होती है वो एक तरह से चीपर है एज कंपेयर टू बाकी जो डेट फंड्स रेज करने के जो मेथड है। अगर लोन लिया किसी कंपनी को, उनको रीपे करना है, उसमें इंटरेस्ट भी देना है। आईपीओ का जो मनी रेज करा मैंने आपको बताया, उसको वापस नहीं करना, ना ही उसमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन थ्रू स्टॉक ऑप्शन। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू, कि पब्लिक इशू कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, व्हेन अ कंपनी रेज फंड बाय सेलिंग और इशूइंग इट्स इक्विटी शेयर टू द पब्लिक थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है पहली बार और वहां से मनी रेज करती है, उसे हम कहते हैं आईपीओ। आईपीओ को हम, जो पब्लिक इशू होता है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आईपीओ, पब्लिक इशू की बात कर रहा हूं, वो किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ, और एक होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ। अब आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या है? आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जब कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है मार्केट में, पहली बार शेयर्स दे रही है इन्वेस्टर्स को और पैसा रेज कर रही है, उसे हम कहेंगे आईपीओ।
अब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो आईपीओ ला के पहली मार्केट में लिस्ट हुई हुई है, वो अगर दोबारा से शेयर इशू करके पैसा रेस कर रही है, उसको हम कहते हैं एफपीओ। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, जब कंपनी पहली बार शेयर्स लिस्ट कर रही है, अपने शेयर्स को सेल करके मनी रेस कर रही है मार्केट से, उसे हम कहेंगे आईपीओ। और जब आईपीओ से जो मनी आई और जो वो कंपनी लिस्ट हो गई, अब वो लिस्टेड कंपनी है। अब वो लिस्टेड कंपनी अगर 2 साल बाद दोबारा मनी रेस करना चाहती है अपने शेयर्स और सेल करके, उसको हम कहते हैं एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इन दोनों में, आईपीओ में फ्रेश इशू भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, और एफपीओ में भी फ्रेश इशू भी हो सकता है और ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया आज से 1-1.5 महीना पहले। उस आईपीओ में 2 तरह की कैटेगरीज थी। एक थी फ्रेश इशू, सपोज करो 200 करोड़ का फ्रेश इशू और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। इसका क्या मतलब है? देखो, फ्रेश इशू का मतलब है जो 200 करोड़ रेस कर रही है कंपनी, वो कंपनी के अकाउंट्स में जाएंगे और उसको यूज करा जाएगा कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कोई लोन पे करने के लिए, या कुछ भी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज करा जाएगा। वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है। अब जो 300 करोड़ का ऑफर पर सेल है, उसका मतलब है कि कोई प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहा है। क्या निकल कर रहा है? प्रमोटर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो वहां पर सेल कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, उसको वो 300 करोड़ अगर सेल कर रहा है तो इसका मतलब वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो उसके पास जाएगा जो उस कंपनी का शेयर होल्डर अपना माल सेल कर रहा है। इसी तरह एफपीओ की बात करें, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में भी फ्रेश इशू हो सकता है। जैसे येस बैंक का एफपीओ आया था, 15,000 करोड़ का एफपीओ था, वहां पे कंपनी ने फ्रेश इशू करा था। और वहीं पे अगर कंपनी चाहे तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में भी ऑफर फॉर सेल ला सकती है। जैसे आज नहीं, उन्होंने आईपीओ के टाइम नहीं सेल करा, आईपीओ के टाइम में सिर्फ आईपीओ के टाइम में सिर्फ फ्रेश इशू था। अब 2 साल बाद कंपनी चाहे तो एफपीओ लाके फ्रेश इशू भी रेस कर सकती है, और ऑफर फॉर सेल अगर कोई उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहता है कि सेल करना, वो भी वो कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर इन आईपीओ, कि आईपीओ के अंदर कौन सी कैटेगरीज होती है इन्वेस्टर्स की। सबसे पहले कैटेगरी आती है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी आरआईआई। इसका क्या मतलब होता है? ये एक कैटेगरी है, इन्वेस्टर कैन नॉट अप्लाई बिड फॉर मोर देन 2 लाख। ये आरआईआई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बिड 2 लाख से ऊपर की नहीं लगा सकते। इनके लिए मिनिमम लॉट 1 होता है और मैक्सिमम 2 लाख से नीचे के लॉट होंगे, चाहे उसमें 12 लॉट आए चाहे उसमें 13 लॉट आए, ये 2 लाख से ऊपर की बिड नहीं कर सकते। एनआरआई हु अप्लाई विद लेस देन 2 लाख आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज आरआई कैटेगरी। अब जो एनआरआई होते हैं, अगर वो भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 लाख से नीचे की बिड लगा रहे हैं, तो उनको भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाएगा। सेकंड आ जाती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एनआईआई। ठीक है, इफ द रिटेल इन्वेस्टर अप्लाइज फॉर मोर देन 2 लाख कंसिडर एज एचएनआई। अगर रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ऊपर की बिड लगाता है तो उसको कंसिडर करा जाएगा एचएनआई की तरफ से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की। ठीक है, NRIs are individual investor, NRIs companies, trust, etc. who bid more than 2 lakh, they are not required to be registered with SEBI like RIIs. ठीक है, जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो 2 लाख से ऊपर की बिड लगाएंगे तो उनको एचएनआई कहा जाएगा, पर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना था। उसी तरीके एचएनआई जो होते हैं वो 2 लाख से ऊपर की बिड तो लगा सकते हैं, पर उनको यहां पर सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स वो होते हैं जो एक्सपर्टाइज होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, एनालाइज करते हैं, फिर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं काफी सारी रिसर्च करने के बाद। ठीक है, दे आर मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स होते हैं इसमें, एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ। इनको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या बिडर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर इंट्रोड्यूस करा गया था सेबी के द्वारा 2009 में, refers to a QIB making an application for a value of 10 crore or more through the book building process। ठीक है, ये 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू में बिड करते हैं। They invest in IPO before it opens to public। ये तब इन्वेस्ट करते हैं एंकर इन्वेस्टर, जब एंकर इन्वेस्टर उन्हीं को कहा जाता है, जैसे बैंक्स, एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है, ये तब इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी का आईपीओ पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता, एक दिन पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? इससे पता चल जाता है रिटेल इन्वेस्टर को कि इस आईपीओ में अच्छा रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा।
जब एंकर इन्वेस्टर सारा अप्लाई कर ले तो एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है रिटेल इन्वेस्टर या बाकी इन्वेस्टर में कि ये आईपीओ थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इन अ बुक बिल्ट इशू एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इन द रेशियो ऑफ 35, 15, 50 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आईपीओ बुक बिल्ट इशू है, बुक बिल्ट का इशू का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस बैंड रखा जाता है, जैसे सपोज करो 115 और 120, इसके बीच में बिड लगेगी और प्राइस को डिस्कवर करा जाएगा। अब इसमें जो बुक बिल्ट इशू होता है ना, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा होता है वो होता है 35%, कि 35% 100%, मतलब 100 रुपए है ना, तो 100 शेयर है ना सपोज करो, तो 35 शेयर रिटेल इन्वेस्टर को तो जाएगा ही जाएगा, ये इसका कोटा का मतलब है। 15 शेयर जाएंगे एनआईआई को, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें एचएनआई आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें एचएनआई आते हैं, इनको दिया जाएगा 15%। ठीक है, मतलब 100 शेयर है तो 15 शेयर इनको तो दिए ही जाएंगे। अब रह जाते हैं 50, इसमें आ जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआईज हो गए, ठीक है, ये सारे बिग इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको 50 शेयर्स तो दिए जाएंगे। मतलब 35% जो हिस्सा होता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, 15% हिस्सा होता है इसमें कोटा होता है एनआईआईज का, मतलब एचएनआईज का, और 50% कोटा होता है यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। और इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू, अगर यहाँ पर इशू आया है फिक्स प्राइस, देखो ये ऊपर वाला था बुक बिल्ड इशू, अब मैं बात कर रहा हूँ फिक्स प्राइस इशू की, तो वहां पे 50% ऑफ द सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बैलेंस टू अदर इन्वेस्टर इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बॉडीज इंस्टीट्यूशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर। मतलब यहाँ पे अगर फिक्स प्राइस इशू है तो 50% रिटेल इन्वेस्टर को तो देना ही देना है, और बाकी 50% बाकी एचएनआईज को हो गया या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हो गया। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने सारी बात कर ली कि आईपीओ क्या होता है, क्यों कंपनी आईपीओ लेके आती है, क्या कारण होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं गोइंग पब्लिक के, मतलब कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है और उसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर इन आईपीओ। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक जरूर करो, आपके लाइक से मोटिवेशंस मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग के साथ या जीरोधा के साथ, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और गाइस ये जो मैंने कंटेंट लिया है आईपीओ का, ये एक फ्री ई बुक है इलन मार्केट के द्वारा। ये आईपीओ का जो कंटेंट है मैंने इलन मार्केट की फ्री ई बुक से लिया गया है। तो अगर आपको ये फ्री ई बुक डाउनलोड करनी है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमने इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए, तो अभी जाके हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें। हमारा यूजर नेम है @financialadda.in, हमें वहां पर जाके फॉलो करिए, डेली अपडेट्स मिलेंगे आपको मार्केट के। तो आज की वीडियो